नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि प्रतिरोध को किस प्रकार परिपथ में सजाया जाता है। जब हमें कम प्रतिरोध चाहिए तो हम लोग उसे समांतर क्रम में सजाते हैं। परिपथ में कैसे सजाते हैं? प्रतिरोध को समांतर क्रम में। परंतु जब हम लोगों को अधिक प्रतिरोध चाहिए तो हम लोग को कैसे सजाना पड़ता है? तो श्रेणी क्रम में। तो उसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक ना? तो जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक ना? वायर को जूम करके लेते हैं, थोड़ा मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है? ये क्या है? एक वायर है। इसे मान लीजिए, इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बैटरी या सेल से जोड़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेते हैं, ठीक है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल, ये लो। तो ये क्या होगा, जोड़ेंगे तो इधर से क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेगा? इस ओर। इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेगा? इस ओर ना। इस ओर बहना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार इधर से क्या होगा, इसे निगेटिव बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जब निगेटिव से पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा, जब ये बढ़ेगा तो लगातार क्या होगा, ये लगातार इधर बहेगा तो क्या होगा, करंट मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु ये हीट कैसे उत्पन्न? तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक मान लीजिए वायर मान लीजिए किसी पदार्थ का हो रहा है, जैसे मान लीजिए कॉपर का है, जैसे मान लीजिए क्या है, कॉपर का बना हुआ। तो इसमें बहुत सारे कॉपर का भी एटम होगा। क्या होगा? बहुत सारा कॉपर का एटम होगा ना, बहुत सारा कॉपर का एटम होगा। और ये एक लगातार गति से क्या हो रहा है, बह रहा है। तो ये क्या कर रहा होगा, कॉपर के एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बह रहा होगा तो ये लगातार क्या हो रहा होगा, कॉपर के एटम से टकरा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा। तो ये टकराने से क्या होता है, यही टकराने की वजह से क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बुलेट देखे होंगे, बुलेट बंदूक जब चलता है तो क्या होता है, एक गति से आता है और मान लीजिए किसी चीज़ से टकराया। ये टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं ना। क्या निकलता है? धुआं। ये टकराने की वजह से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो ये आया, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये टकराया होगा, टकराने से क्या हो जाता है, ये टकराने की वजह से ये क्या हो गया, ये हीट एनर्जी में बदल गया। किसमें बदल गया? हीट एनर्जी में। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यानी कि एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट, यानी कि एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही तो हम लोग उसे निर्माण कर सकते हैं, ना ही तो उसे क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी तो वही है, काइनेटिक एनर्जी लगातार ये गति कर रहा है और एक दूसरे से टकरा रहा है। टकराने से क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। या काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने से ये क्या होता है, लगातार मतलब हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त होने लगता है। जैसे कि हीट एनर्जी में बहुत सारे वस्तु काम करते हैं। हम आप लोग देखते होंगे, जब बहुत सारा वस्तु ऐसा है कि उसे करंट के साथ जोड़ने पर उसमें क्या होता है, बहुत सारा यानी कि वो गर्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने की सबसे बड़ा वजह क्या है, उसमें जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन लगातार उस एटम से टकरा रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने से टकराने की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है ना? वो काइनेटिक किस में बदल जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ की
अब ध्यान रखना है कि दो बात ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन और एटम कब टकराएगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम लोग को हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्राप्त होगा ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स कब टकराएगा, रेजिस्टेंस क्या पढ़ाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग को रोकता है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव को रोकता है, तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार टकराएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा, हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज let us suppose that current I if following through a resistor of resistance R for time t, the potential difference across the resistance is V। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर जुड़ा हुआ एक वायर जुड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए कि लेट अस सपोज दैट करंट आई, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक ना। हम लोग जानते हैं करंट किधर से फ्लो होगा, आई जो फ्लो होगा किधर से, करंट इधर से फ्लो होगा ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करता है तो हम लोग किधर से मानते हैं कि करंट इधर से। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर फॉर टाइम टी समय के लिए करंट जो है इस रजिस्टर से आई फ्लो हो रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, ठीक ना। तो अब यहाँ हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो होता है हम लोग को क्या चाहिए, कि मतलब यहाँ पर वर्क जो होता है, एनर्जी जो होता है यानी हीट एनर्जी जो होता है वो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, वर्क क्या होता है, एनर्जी जो होता है वर्क का ही फॉर्म होता है, यानी जितना कार्य इसमें करेगा, ठीक ना, तो वही तो क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे, अब हम लोग जानते हैं क्या V बराबर क्या होता है, W/Q ना। तो हम लोग को यहाँ से वर्क निकालना है, तो वर्क अपन क्या होगा, V इंटू हाँ या ना, होगा ना। अप्लाइंग, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला आप लोग को पता होगा, I बराबर क्या होता है, Q/T, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी ना। तो इसको अप्लाई करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V, Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी हो सकता है ना, यानी W बराबर क्या होगा, V/I/T, ठीक ना। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ बाय ओम्स, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, I R नहीं, V बराबर क्या होता है, I R, तो I R पुट करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो V की जगह पुट करेंगे I R, यहाँ I T, क्या हो जाएगा, W बराबर I² R T, क्या हो जाएगा, I² R T। तो वर्क क्या है, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, नहीं, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, I² R T। एनर्जी भी क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी नथिंग बट हीटिंग एनर्जी। यहाँ पर कैसा एनर्जी मिल रहा है, तो हीट एनर्जी मिल रहा है, तो H इक्वल टू क्या होगा, I² R T। क्या आप लोग को समझ में आया, तो यही होता है, इस नियम को ही बोलते हैं
क्या बोलते हैं, जूल का नियम, ठीक, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, इसे जूल का नियम भी कहा जाता है, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आप जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक ना, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, जेल, जूल को जे से डिनोट करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 0.2389 कैलोरी, इज नथिंग बट इक्वल टू 0.24 कैलोरी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। या तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186 जूल, ये नथिंग बट इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, 4.2 जूल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए तो हम लोग जानते हैं फिर जूल का उष्मीय नियम, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, नहीं जूल का उष्मीय नियम। तो ये नियम जानेंगे होता क्या है, ठीक ना। तो जूल का उष्मीय नियम सब यहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, जो दिख रहा है सब इसी में ही लिखा हुआ है, सब इसी में है। जैसे द लॉ, यहाँ हम लोग जब पहले पढ़ लेते हैं, द लॉ स्टेट डेट द heat produced in a resistor is, इस नियम के अनुसार क्या क्या जानेंगे, यानी कि जो जूल का इसमें नियम होगा, जूल के उसमें नियम जो होगा क्या होगा, इसमें सबसे पहला जो नियम होगा, ये नियम क्या स्टेट करता है कि जो देखिए हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक ना, यहाँ पहला है ना, और यहाँ क्या होगा, रजिस्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना, और टाइम का भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला सारा सब यहीं लिखा हुआ था, पहला क्या है, डायरेक्ट, ये पहला नियम होगा डायरेक्टली टू द, यहाँ लिख लीजिएगा, आगे में थोड़ा सा क्या था, क्या लिख लीजिएगा, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ करंट आई फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो क्या हम लोग जानेंगे कि जो जूल का उसमें नियम होगा, यानी किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा क्या होगा, धारा जो आई होगा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance R for a given
ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, यानी कि जो होगा प्रतिरोध के, अगर किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वो प्रतिरोध के क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। थर्ड क्या जानेंगे, थर्ड जो होगा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t for which the current flow through the resistor। यानी क्या होगा, विद्युत धारा जो होगा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती है। तो जूल का नियम क्या होता है, तो पहला नियम क्या होता है, यानी किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है क्या होता है कि जो उसमें करंट पास होता है उसके स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसमें उत्पन्न रेजिस्टेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही जूल का क्या होता है, नियम कहलाता है, ठीक ना। तो हीटिंग लॉ पर बहुत सारा चीज़ चलता है, जैसे कि अब ध्यान रखना है कि ये जो मतलब हम लोग कहीं भी रेजिस्टेंस उत्पन्न मतलब हीटिंग यानी उस ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम लोग को प्रतिरोध अधिक होगा, जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा उसी में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जानते हैं एलॉय में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। और रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो L/A। यानी कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए हम लोग को रो यानी मटेरियल पर ध्यान रखना होगा, वो किस चीज़ का मटेरियल है। जानते हैं एलॉय रखना होगा क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेंथ क्या करना होगा, लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, समझ आ रहा है। एरिया कम रखेंगे यानी एरिया छोटा रखेंगे, और क्या करना होगा, लेंथ को क्या करेंगे, बड़ा रखेंगे, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यानी हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्राप्त होगा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। क्यों, अभी तो बता दिए हैं, ठीक ना। इसलिए आप लोग देखते होंगे बल्ब में क्या होता है, तार उसका इस यानी कि लेंथ बढ़ाने के लिए तार को इस तरह क्या किया जाता है, पतला, इसका जो तार का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा रखा जाता है और इसको लेंथ बड़ा किया जाता है, ठीक ना। लेंथ बड़ा कैसे किया जाता है, आप लोग घर में देखते होंगे, आयरन देखते हैं ना, तो उसका भी क्या किया जाता है, उसमें देखिएगा तार तो ऐसे लपट के दिया जाता है, ऐसे बहुत लेंथ लंब कर दिया जाता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। आयरन में देखते होंगे अंदर जो वायर किया हुआ रहता है, या तो आप हीटर देखते होंगे, ठीक नहीं। तो ये सब में क्या किया जाता है, लेंथ बड़ा किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न हो, ठीक ना। एरिया क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है, ठीक ना। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम होता है, यानी कि उससे भी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न होगा, लेंथ ज़्यादा लंबा होगा तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न होगा। रॉ मटेरियल भी ध्यान रखना था, ज़्यादातर एलो जैसे नाइक्रोम वगैरह ये सब का क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। आगे आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए, थैंक यू।